हम्म। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन लीगल सिस्टम, यानी कि इंडियन का जो लीगल सिस्टम है। जैसे यहाँ पे जुडिशरी है और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स है, वो कैसे काम करते हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम देखेंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, यानी कि जो कोर्ट है हमारे इंडिया में, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं एंड उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है। तो ये तीन चीजें हमें आज पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडियन लीगल सिस्टम से। इंडियन लीगल सिस्टम को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये त्रिवेणी है, जैसे प्रयागराज में जो क्या था, त्रिवेणी संगम है ना, उस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग नदियों का कहते हैं एक जगह आके मिल जाती है। उसी तरह इंडियन लीगल सिस्टम भी अलग अलग सोर्सेस से आके एक इंडियन सिस्टम बना है, इंडियन लीगल सिस्टम बना है, जिसमें से सबसे ज्यादा तो कॉमन लॉ सिस्टम है, जो हमारे कहते हैं ब्रिटिश का जो लॉ सिस्टम था, वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने उठाया है। सेकंड है हमारा रिलीजियस लॉ, यानी कि जो कस्टमरी लॉ था, जैसे हिंदू लॉ, फिर मुस्लिम लॉ या ट्राइबल्स के लॉ, उन सब का पार्ट है। और तीसरा है सिविल लॉ। जो सिविल लॉ उसका जो कहते हैं रोमन जेनमिनिक लॉ है, उससे भी हमने कुछ पार्ट लिया है। तो इन तीनों का जो संगम है, दैट इज कॉल्ड त्रिवेणी। ठीक है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि किससे क्या लिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन लॉ का। जो कॉमन लॉ है वो बहुत ज्यादा मोस्ट डोमिनेंट कहा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा, अगर अगर इसको हम इन अ पिक्चर में समझाने की कोशिश करूं, तो अगर 100% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर लीगल सिस्टम है, तो उसमें से जो मेजर पोर्शन, यानी कि 60 to 70% जो है, वो कहते हैं हमारा कॉमन लॉ सिस्टम से उठाया हुआ है। ठीक है। उसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं, अगर देखा जाए तो आईपीसी ऑफ 1860, सीआरपीसी, फिर उसके बाद सीपीसी। सीआरपीसी का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी का मतलब है सिविल प्रोसीजर कोड, फिर एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सब जो चीजें है ना, ये सब हमारे कॉमन लॉ सिस्टम से उठाया गया है, यानी कि जो कॉमन लॉ सिस्टम था ब्रिटिश का, उससे लिया गया है। कॉमन लॉ सिस्टम का जो स्टार्टिंग है वो बहुत जैसे ब्रिटिश हमारे कहते कंट्री में है, उसके बाद से ही स्टार्ट हो गया था। बट जो आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और लीगल सिस्टम का, उसका जो मेजर चंक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अ, जो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उससे मेजर पोर्शन लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और कहते हैं इलीगल सिस्टम में भी। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं हम दूसरी तरफ रिलीजियस लॉज, तो रिलीजियस लॉज में हम मेनली पढ़ते हैं हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। तो हिंदू लॉज के भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो तुरंत आजादी के बाद, मतलब 5-6 साल के बाद ही बहुत सारे एक्ट्स एक के बाद एक आए थे हमारे कहते हैं लीगल सिस्टम में। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। ये जो एक्ट्स है ना, ये सब हमारे रिलीजियस लॉज को शो करते हैं कि हमारे जो लीगल सिस्टम में है, रिलीजियस लॉ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और बहुत बड़ा चंक हमारा रिलीजियस लॉज पे डिपेंड करता है। बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है वो एक ही कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता, यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है। तो उसको केटर करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, जो लीगल सिस्टम चाहिए था, वो भी डाइवर्स होना चाहिए था। दैट्स वाई कहते हैं इतने जगह से कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है, एंड लीगल सिस्टम को भी उसी तरह से बनाने की कोशिश की गई है। दूसरा अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की, मुस्लिम लॉ में भी कहते हैं काफी सारे लेजिस्लेचर्स है या एक्ट्स हैं। जैसे कि मैं दो चार के नाम बताता हूँ। एक है मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, फिर मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये सब जो एक्ट्स हैं, ये सब मुस्लिम लॉ पे आधारित है, और इन सब में जो भी मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, उन सबको गवर्न करने के लिए ये वाला एक्ट बनाया गया है। मतलब जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो सब इस एक्ट से रेगुलेट होंगे। ठीक है। और अब तीसरा जो है, जो सिविल लॉ है, उसका जो फीचर है हमारे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर लीगल सिस्टम में लिया गया है, वो एक तो कोडिफिकेशन, यानी कि जो जितने भी कहते हैं लॉज है, उसे
ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कोडिफाई कर देना, ताकि जो सर्टेनिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल सिस्टम में, जस्टिस में, उसको बनाए रखा जा सके। दैट्स वाई कोडिफिकेशन एक जो फीचर है उसे लिया गया। दूसरा है ट्राइब्यूनल सिस्टम। ट्राइब्यूनल सिस्टम भी कॉमन लॉ का पार्ट नहीं है, ये सिविल लॉ का पार्ट है। जैसे कि फ्रांस में पहले क्या होता था, दो तरह का सिस्टम चलता था, एक होता था एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, दूसरा होता था कॉमन लॉ के लिए जस्टिस। तो जो डुअल सिस्टम चलता था उसी से डेवलप होके ये ट्राइब्यूनल सिस्टम बना है, ठीक है। तो ये हमारा लीगल सिस्टम है। अगर इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में और अगर मैं बताना चाहूँ, तो इंडियन लीगल सिस्टम में हमारा क्या कहते हैं, सबसे ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। हमारा जो कहते हैं इंडियन लीगल सिस्टम है, उसके जो कहते हैं, उसके पैरामीटर के बाहर, कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर के बाहर कोई भी लॉ नहीं हो सकता है। जो भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्करेंस नहीं हो सकते, उसके साथ ही चल सकते हैं, उसके वायलेशन में कोई लॉ टिक नहीं सकता है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो बहुत सारे सोर्सेस से लेके बना हुआ है। जैसे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बताया, मेजर चंक उससे लिया गया है। फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। फिर सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। उसके बाद कहते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करने के बाद ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है। तो इसके अंदर अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मेन फ्रेम हो गया। इसके बाद आता है लीगल सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम, यानी कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। तो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स से पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोग को कि इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में मैंने जो भी बताया उसमें और किसी को कुछ ऐड करना, ऐड ऑन पॉइंट करना हो तो प्लीज। वी आर गुड। इंडियन लीगल सिस्टम में एक और पॉइंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे इसका दो ब्रांचेस और है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में हमारा पार्लियामेंट आ जाता है, जो हमारे कानून को बनाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज, जो उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। और ये जुडिशियल सिस्टम तो कहते हैं जस्टिस डिलीवर करने में या इंटरप्रेट करने में उन लॉज को हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल पूरा जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। तो सबसे पहले हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में पहले हम इसका कहते हैं हायरार्की समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके ज्यूरिसडिक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर में आता है, आप देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सबसे पहले इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है, जुडिशरी सिस्टम दो तरह के होते हैं, या तो इंटीग्रेटेड होते हैं या फिर स्टेट वाइज में अपने अपने जो सेपरेट जुडिशडिक्शन होता है वो होता है। जैसे कि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में एक फेडरल कोर्ट होता है, उसके बाद हर एक स्टेट में एक कहते हैं फेडरल कोर्ट्स होता है, और एक होता है एपेक्स कोर्ट। बट होता क्या है कि जो फेडरल कोर्ट्स है उसके ऊपर जो अपेक्स कोर्ट है उसका रूलिंग नहीं चलता है, तो वो अलग सिस्टम हो गया। बट यहाँ पे जो इंडियन सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि सबसे ऊपर वो जो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होगा हाई कोर्ट्स, एंड हाई कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो चलेगा, ठीक है। हाई कोर्ट्स को मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की बात। बट जो अमेरिकन कहते हैं जुडिशियल सिस्टम होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। अपने डोमेन में जैसे कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पावर्स होते हैं, वो फेडरल और सेंटर के बीच में डिवाइडेड होते हैं। जैसे हमें जिसे हमें हम लोग यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट कहते हैं, कि स्टेट लिस्ट का काम अलग है, यूनियन का काम अलग है। तो उन लोग पे जो हाई कोर्ट जो है, मतलब अमेरिका में, अमेरिका सिस्टम ऐसा होता है कि हाई कोर्ट जो स्टेट वाले जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर जो भी फैसला देगा, उस पर उसका सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बट ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, वो ओवरऑल हर एक चीज पे कहते हैं अपना फैसला दे सकता है, अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लगे, वायलेटिव लगे, फंडामेंटल राइट के खिलाफ लगे तो, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी। लेट्स टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, जो सबसे ऊपर में आता है, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री, ठीक है।
हमारे देश में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है जस्टिस डिलीवरी करने के लिए, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आते हैं वेरियस हाई कोर्ट्स, जैसे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, इलाहाबाद, फिर मद्रास हाई कोर्ट, मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट। ये जो हाई कोर्ट्स हैं, ये जस्ट नीचे आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। नाउ टेकिंग अबाउट द हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं हमारे दो तरह के डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, दूसरे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं, उसका जो मेंशन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 16 में इसका मेंशन है कि जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज होंगे वहां पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को स्टैब्लिश करना होगा बाय द कॉन्करेंस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगी कि कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट की जरूरत है। तो वो मिलकर डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। नाउ दूसरी तरफ होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जैसे कि पटना डिस्ट्रिक्ट में होता है। एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो डिस्ट्रिक्ट में एक ही कोर्ट है। वो डिपेंड करता है वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है या कितने ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, या नंबर ऑफ केसेस या पेंडेंसी कितनी ज्यादा है। नाउ टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले हम लेते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज का। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के भी दो साइड होते हैं, एक होता है सिविल साइड, दूसरा होता है क्रिमिनल साइड। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिविल साइड, सिविल साइड में होता है सिटी सिविल कोर्ट, जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स कहलाते हैं, और उसके नीचे होते हैं कोर्ट ऑफ स्मॉलर केसेस। तो इट मीन्स जितने भी जो सिविल केसेस होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वो सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में जाते हैं ऑफ द मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, एंड देन अपील, अगर अपील होता है देन वो जाते हैं सिटी सिविल कोर्ट में। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो उसमें होता है सेशन कोर्ट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के नीचे, देन होता है चीफ, उसके नीचे होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये इसको इक्वली समझ लो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन कोर्ट होता है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, उसके इक्वल होता है। ठीक है, बस नाम अलग अलग है, बट जो जुडिक्शन और फंक्शन है वो सेम है। नाउ इफ वी आर टॉक अबाउट सिविल साइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वहां पे भी इसी तरह से डिस्टिंगाइज किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे सब कोर्ट होगा, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सब कोर्ट्स होंगे, उसके नीचे होंगे हमारे जूनियर सिविल जज या फिर जूनियर सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो होते हैं वो होंगे, और सबसे नीचे होगा मुंसिफ कोर्ट। तो ये सब जो कोर्ट्स हैं वो सब सिविल केसेस को मैटर को देखते हैं, जैसे कि जो चीज मेनली फाइनेंस से डील करते हो या फिर अदर मैटर से डील करते हो, क्राइम के अलावा जो अदर मैटर्स हैं उससे डील करते हैं, वो इन इसमें जाते हैं। लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह हैं वो इसमें जाते हैं। बट जो अगर हम क्रिमिनल साइड में देखें तो सबसे पहले होता है सेशन कोर्ट, दूसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, एंड उसके नीचे होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2। ठीक है, तो ये है जो मेन डिस्टिंक्शन है हमारे जुडिशरी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में। जो जुडिशियल सिस्टम है वो टोटल इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब हर एक का जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग होता है। इतना सब समझ में आया? इसमें किसी को कुछ बताना है? No, that's fine. It's self-explanatory. You're good. ठीक है, तो इसमें नाउ टॉकिंग अबाउट द जुरिस्डिक्शन में, तो जुरिस्डिक्शन जो होता है सिविल साइड के लिए और क्रिमिनल साइड के लिए अलग अलग होता है। सिविल साइड में जो होता है वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लगता है। इट मीन्स हर एक कोर्ट में पैसे के को लेके डिसाइड होता है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे कि अगर कोई सेशन कोर्ट है उसमें मान लो 2 करोड़ तक के ही केसेस लड़े जा सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे अगर कोई कोर्ट है जैसे म्युनिसिपल कोर्ट्स हैं, वो केवल 2 लाख तक का मैटर्स नहीं देख सकता। अगर उससे ज्यादा है तो वो अपर कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके ऊपर वाले कोर्ट में। अगर फिर होता है 2 लाख से लेके 20 लाख तक का है तो फिर वहां पे वो मैटर सॉर्ट आउट होगा। नहीं तो उसके बाद अगर उससे ज्यादा का मैटर है तो और अपर में जाएगा।
तो इस तरह से डिवाइड किया गया है। बट ऑल ओवर इंडिया ये कहते हैं फिक्स नहीं है, अलग अलग कोर्ट्स के लिए अलग अलग पिक्यूनरी डिवीजन किया हुआ है। बिकॉज हर एक स्टेट जो है वहां पे जो पॉवर्टी लेवल है या फिर इनकम लेवल है वो डिफरेंस डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए जो पिक्यूनरी लिमिट्स को रखा गया है वो हर एक कोर्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। तो ये मेन कारण है कि हमारा पिक्यूनरी लिमिट जो है वो स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं है, एक जैसा क्यों नहीं है। नंबर ऑफ केसेस पे डिपेंड करता है, उसके इनकम लेवल पे डिपेंड करता है स्टेट के, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल साइड, क्रिमिनल साइड में फिक्स्ड है बाय द वे ऑफ पनिशमेंट। जो पनिशमेंट दिया जाता है उस हिसाब से इसको फिक्स किया गया है। अगर किसी के पास केसमेट है तो केसमेट खुल सकता है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। केसमेट निकाल लो अनिकेत भाई साहब, पेज नंबर इंडियन लीगल सिस्टम में लास्ट पेज पे है क्रिमिनल कोर्ट्स का। क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स का, हाँ, क्रिमिनल हाँ कोर्ट सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाँ हाँ। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे नीचे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जो सेकंड क्लास का होता है, वो 2 इयर्स तक के जो कहते हैं जो भी 2 ईयर तक के पनिशमेंट होती है उस वो वाले केसेस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो डील कर सकते हैं, ठीक है। जो दो मैक्सिमम। साल तक के मैटर, हाँ, मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 2 साल अगर होगा तो सबसे नीचे वाले कोर्ट्स होते हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं वो डील कर सकते हैं। जो इससे ऊपर वाले होते हैं यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाले, वो कर सकते हैं 5 साल के मैटर तक का, 5 साल का जो पनिशमेंट होता है उसको कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इससे ऊपर अगर हम बात करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वो 7 इयर्स का जो पनिशमेंट होता है वो वाले केसेस को एडजुडिकेट कर सकते हैं। तो 7 ईयर वाले में कौन कौन सा आ जाता है, एक दो बताओ, जैसे कि थेफ्ट, थेफ्ट। रॉबरी, रॉबरी आ जाता है, ठीक है। ये सब जो है ये सब कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या उसके नीचे वाले कोर्ट्स में आ जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट इवन कैपिटल पनिशमेंट देने का भी राइट होता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि ऑलमोस्ट सारे केसेस जो है वो सेशन कोर्ट्स में अपील कहते हैं एडजुडिकेट किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके तो बाद ये, अपन करते हैं। हाँ, तो यानी कि अगर जो सीरियस केसेस होते हैं जैसे कि रेप का हो गया या मर्डर हो गया तो वो नीचे वाले कोर्ट में नहीं जाते, वो सीधे सेशन कोर्ट में जाते हैं, तो ठीक है। तो तो ओरिजिनल एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि आप वो केस को डायरेक्टली किसी कोर्ट में जाके लड़ रहे हैं। तो जो सीरियस केसेस होते हैं जैसे रेप एंड मर्डर का, जिसका जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कैपिटल पनिशमेंट भी है, तो वो केसेस जो है वो सेशन कोर्ट्स में जाके डायरेक्ट डील किए जाते हैं। तो वो हो गया उसका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे अगर मान लो सेशन कोर्ट में जो अगर लाइफ इम्प्रिजन का अगर कैपिटल पनिशमेंट दे दी जाती है बाय द सेशन कोर्ट, तो उसे हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म करना पड़ता है। इट मींस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया है तो उसको तुरंत फांसी नहीं हो जाएगी, उसको हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिलेगा एंड अपील हाई कोर्ट उसे कंफर्म करेगी, तब जाके उसे फांसी हो सकती है, मतलब कैपिटल पनिशमेंट मिल सकती है। एक क्वेश्चन तो है मेरे पे, मे हाँ, बी बाद में सोचने के लिए, कि अभी किसी बंदे को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया सेशन जज ने, और उसने अपील ही नहीं किया हाई कोर्ट में, तो क्या हाई कोर्ट खुद से सुमोटो कॉग्निजेंस लेगा, या स्टेट जाएगा हाई कोर्ट से कंफर्म कराने? वो सुमोटो स्टेट ही जो है ना, जो क्रिमिनल केसेस में होता है एक्यूज का जो होता है वो स्टेट ही लड़ता है हाँ मोस्ट केसेस ठीक है, में। मैं ही कह रहा हूँ, जैसे स्टेट ने तो लड़ा। स्टेट ही अपील करता है, हाँ एक हाई बंदा है। कोर्ट जो है, हाँ, मेरा एक्यूज को कुछ करना नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन एक्यूज को अलग है। मेरा क्वेश्चन अलग है। जनरली ये होता है प्रैक्टिस, कि मेरे अगर किसी को पनिशमेंट दे दी है, तो बंदा या तो एक्विटल के लिए या पनिशमेंट कम कराने के लिए हायर कोर्ट जाता है, कहीं भी। मैं ये कह रहा हूँ हम्म, पर्सन ए है,
उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। अब हम्म, फॉर वॉट एवर रीजन, या तो उसका कोई है नहीं या वो खुद परेशान, जो भी हो, उसने हाई कोर्ट को अपील ही नहीं किया। ओके। क्या इस केस में स्टेट जाएगा सेशन जज के फैसले को स्टैम्प कराने हाई कोर्ट के पास? क्योंकि हम जब एग्जैक्टली। ये बात बोलते रहते हैं ना कि हाई कोर्ट इसको कंफर्म करेगा, कंफर्म करेगा। कंफर्म करने हम्म। का मतलब क्या है? ये प्रोसेस वाइज जो तो जिसको स्टेट ही जाएगा, स्टेट ही जाएगा। बंदा या खुद जाएगा ना जिसको हुआ है। नहीं नहीं, अगर बंदा ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो तो जाएगा नहीं। बट अगर वही मैं कह रहा हूँ। वो नहीं जा रहा है तो स्टेट उसको लेके जाएगा एंड हाई कोर्ट में वो केस हाँ कहते हैं वही लड़ा मान लो, जाएगा। ये हो सकता है ये आज के डिस्कशन के लिए क्वेश्चन ना हो, बट ये मेरे दिमाग में आई, हाँ। टेक्निकल है क्वेश्चन। जब हम हम्म बार बार ये बोलते हैं हाई कोर्ट स्टैम्प करेगा, तो इसका हम्म। मतलब क्या खुद से जाता है या कोई प्रोसेस है, या फिर जो पर्सन है वो अपने डिफेंस में जाता है? अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पर्सन खुद चाहता है कि मेरे को वो कैपिटल ठीक है, पनिशमेंट वो ना वही मिले। बोल रहा हूँ, तभी मैं उसको टेक्निकल बट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हाँ, बट अगर वो नहीं चाहता है या उसका कोई मन नहीं है, फिर भी स्टेट का ये ड्यूटी बनता है कि वो उसके केस को ले जाकर हाई कोर्ट में ले एग्जैक्ट, जाए एंड देन वो वो वही वही पूछ हम्म कंफर्म करने के लिए। बिकॉज सेशन कोर्ट का जो कैपिटल पनिशमेंट है वो देने के बाद ऐसा नहीं है कि उसे फांसी दिया जा सकता है। ये रूल ही नहीं है, हम्म। ये लॉ ही नहीं है कि अगर सेशन कोर्ट ने उसे कैपिटल पनिशमेंट दे दिए तो उसे एग्जीक्यूट किया वही है, जाएगा। अगर वो पर्सन नहीं जाएगा डिफेंस, तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, स्टेट चला जाएगा। स्टेट को लेके जाना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। तो ये है हमारे जो भी कहते हैं जुरिडिक्शन है पनिशमेंट का फॉर द क्रिमिनल साइड के लिए। यही चीज आ जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी। मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो ग्रेड वाइज बने हुए हैं, सेम पनिशमेंट के साथ उन लोग का भी जुरिस्डिक्शन बनता है। नाउ अगर टॉकिंग अबाउट द कौन से कोर्ट्स में कौन से जज फैसला सुनाते हैं, तो सबसे पहले जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं वो सबसे नीचे वाले कोर्ट में अपना एडजुडिकेशन देते हैं। उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहते हैं। दूसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो उससे ऊपर वाले कोर्ट्स में बैठते हैं। जो ऊपर वाला जो सबसे नीचे वाला होता है वो ब्लॉक लेवल का होता है। अगर ब्लॉक को हिंदी में बताऊं, प्रखंड लेवल का। ठीक है इससे ना, तो उससे हाँ अनुमंडल भी होता है, अनुमंडल। हिंदी और टफ लगती है। अनुमंडल होता है फर्स्ट क्लास में। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होता है, अनुमंडल कहते हैं उसे, एसडीओ कहते हैं, सब डिविजनल ऑफिस या इसी सब डिविजनल रीजन। ठीक है। इसके ऊपर होता है चार पांच डिवीजन को मिला के एक बनता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एंड उसके ऊपर होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन सेशन कोर्ट्स। ठीक है। तो जो डिविजनल के ऊपर होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो चार पांच डिवीजन को मिलाकर बनाता है, उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। वो उसे उस कोर्ट में बैठता है और वहां पे जजमेंट देता है। इसके ऊपर होता है सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके अंदर होते हैं सेशन जजेस, जो चीफ सेशन जज होते हैं वो होते हैं। उसके साथ एडिशनल सेशन जज होते हैं। जो जज होता है और एडिशनल जज होता है, इन दोनों के पावर जो होते हैं वो सेम होते हैं। इसके अलावा भी जज होते हैं असिस्टेंट सेशन जज। उन लोग का जो हायरार्की है वो जज से एक कदम, मतलब एक पॉइंट नीचे होता है। वो असिस्टेंट और एडिशनल में डिफरेंस है। जो एडिशनल है वो उनका पावर कॉन्करेंट होगा, बराबर होगा। लेकिन जो असिस्टेंट है उसका पावर जो एक नीचे होगा। जो ठीक है। ये चीज क्लियर रखना है असिस्टेंट और एडिशनल में। नाउ सेम अगर हम बात करते हैं सिविल साइड में, तो सिविल साइड में जो जज होते हैं उसे सिविल जज या फिर अम, केवल जज कहा जाता है। और इस क्रिमिनल साइड में जो होता है उन्हें मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है। बट जब एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाले में होते हैं चीफ जज होते हैं, और यहाँ पे भी चीफ जज ही होते हैं जो कहते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे है उन्हें जज कहा जाता है। बट उससे नीचे अगर देखा है तो उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है जज एंड मजिस्ट्रेट में। तो ये था पूरा हमारा हायरार्की ऑफ क्रिमिनल और सिविल केस। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज कोर्ट्स हैं जो आप कहते हैं इसमें देख पा रहे होंगे। इसमें से होता है काफी होते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट्स हो गए जो फैमिली मैटर्स को देखते हैं, जो जैसे कि
डाइवोर्स हो गया या फिर मैरिज हो गया, सक्सेशन हो गया, गार्डियनशिप, एडॉप्शन, ये सब जो मैटर्स हैं, फैमिली रिलेटेड मैटर्स, इट मीन्स फैमिली कोर्ट्स में देखे जाते हैं। ये इक्वल होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। जो एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेशन कोर्ट होता है उसके इक्विवेलेंट होते हैं। इसके अलावा होते हैं लेबर कोर्ट्स, या फिर इसके अलावा होते हैं, आज ही कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एनसी लैट, जो नेशनल कंपनी लॉ एक्ट ट्रिब्यूनल जो होते हैं, कंपनी ट्रिब्यूनल्स। नीरज म्यूट हो गया है, अनम्यूट करना पड़ेगा। मयंक, गुड इवनिंग। आप कुछ ऐड करना है कुछ इसमें? नहीं नहीं, कंटिन्यू प्लीज। नहीं, वो नीरज का कुछ डिसरप्शन आया है पीछे तभी से। पूरा लाइन में डिस्टर्बेंस था, मेरा वाईफाई ठीक हो गया। कोई नहीं, कोई। मैं क्या इस बारे में बात कर रहा था? वो कंपनी ट्रिब्यून जो होते हैं, एनएल 80, नेशनल कंपनीज का ना, एनसी लैट, वो फिर उसका डिस्क एक बार शुरू हो जाता है ना इंटरनेट जंप मारना, फिर होता नहीं कौन। कंपनी का ट्रिब्यून की बात कर रहा था। हाँ, कंपनी ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे थे। तो जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होते हैं या ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे सीएटी होता है, सीएटी यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। इसका अगर मैं आपको काम बताऊं, तो जो वर्क होता है, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो वर्क होता है, वो मेनली क्लास 1 ऑफिसर्स जो होते हैं, यानी कि ए ग्रुप के ऑफिसर्स या फिर ग्रुप बी के ऑफिसर, जो हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उन लोग का जो मैटर्स होता है रिलेटेड टू देयर कहते हैं वर्क, जॉब, या फिर उनका रिम्यूनरेशन, पॉक्स, उस सबसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, वगैरह मैटर्स होते हैं, वो सीएटी में जाते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। इसके लिए एक अलग से आर्टिकल भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 323A। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इसके अलावा ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो भी हमारे कंट्री में जितने भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं या केसेस होते हैं, वो एनजीटी में डील किए जाते हैं। इसमें आपका एयर पोल्यूशन हो, या वाटर पोल्यूशन हो, या लैंड पोल्यूशन हो, तीनों पोल्यूशन जो है वो एनजीटी में डील किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट कटिंग के भी मामले जो आते हैं वो भी डील किए जाते हैं इन द एनजीटी। तो ये जो स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स होते हैं, इनका जो ड्यूरिडिक्शन होता है वो डिपेंड करता है। जैसे एनजीटी का जो ड्यूरिडिक्शन है वो हाई कोर्ट के लेवल के बराबर का है। जो मतलब जो अगर एनजीटी में अगर किसी ने कहते हैं कोई फैसला दिया है, तो उसका अगर चेंज करना है या फिर उसको रिवर्स करवाना है, तो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगा। ठीक है। उसी तरह सीएटी का जो भी मामला होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का, उसके अगर खिलाफ आपको अगर जाना है, तो वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। बट सम ऑफ द ट्राइब्यूनल जो होते हैं जिसमें आप जिसको फैसले के खिलाफ आप डिसीजन के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे जैसे कोई स्टेट के अंदर हाई कोर्ट के नीचे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो वो जो डिसीजन देता है, उसके डिसीजन के ऊपर आप जा सकते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट में। ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए ट्राइब्यूनल्स या फिर स्पेशल कोर्ट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, टैक्सेशन के, फिर रेंट के, कॉरपोरेशंस के, बहुत सारे होते हैं। बट सारे उतने ज्यादा याद करने की अभी जरूरत नहीं है।
सो ये हमारा हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है। इसमें अगर किसी और को कुछ बताना हो या पूछना हो तो पूछ सकता है। हाँ, थोड़ा सा रिकैप और करना। मेट्रोपॉलिटन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट में क्या मतलब बेसिक क्या डिफरेंस है? हाँ, फर्स्ट। मेट्रोपॉलिटन और डिस्ट्रिक्ट में क्या डिफरेंस है। मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज के कोर्ट होते हैं ना, वो एक सिटी, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का सबसे पहले डेफिनेशन देखना होगा क्या होता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी वो सिटी होता है जिस सिटी में पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ऊपर होती है। जैसे ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इनकी एग्जैक्टली बात होती दिल्ली, है, राइट? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद। सही समझ। ठीक है। तो ये जो सिटीज होती है ना, यहाँ पे ज्यादा मैन पावर चाहिए होता है, ज्यादा अच्छा मशीनरी चाहिए होता है। तो उसको डील करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स बनाए जाते हैं। ये एक्चुअली अगर इसका अगर हम ट्रेस बैक करेंगे तो ये चले जाता है हमारे ब्रिटिश एरा में। हम्म। क्योंकि उस समय क्या था कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे गांव था, तो वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दिया, वो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट को देख रहा है। बट होता क्या था, जैसे उस समय मेन सिटीज जो थे, जैसे कि कोलकाता था या ढाका था, लाहौर था, तो वहां पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज का जरूरत इसलिए पड़ा बिकॉज वहां पे जो पॉपुलेशन था वो बहुत ज्यादा था। तो वहां की कोर्ट्स को उन कोर्ट्स से, जो अदर कोर्ट्स थे, उससे डिफरेंशिएट करने के लिए इनका नाम दिया गया था मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। एंड नाउ वो अभी तक कैरी हो रहा है नाम। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। वैसे मोटा मोटा इनको डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसी तरह से मान सकते हैं, मोटा मोटा समझने के लिए खाली। एग्जैक्टली अगर हम नाम खाली अलग है, स्पेसिफिक कर दिया है, समझ गए। हाँ, नाम कुछ नाम अलग अलग है, बट ज्यूरिसडिक्शन और पावर जो है वो सेम है। हम्म। तो ये हमारा लीगल, इंडियन लीगल सिस्टम और हायरार्की ऑफ कोर्ट्स था। मयंक भाई, इसमें कुछ बताना हो या पूछना हो तो बताओ भाई। टॉपिक कंप्लीट अगर फिनिश हो जाए तो मैं रिकॉर्डिंग को रोकना है, उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता देना। मयंक भाई, एनीथिंग एल्स? लव यू जिंदगी। अनिकेत भाई।